हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा अध्याय 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। तो देखते हैं इसके बारे में। ये एक छोटी सी कहानी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। सीधा आते हैं हम यहाँ पर कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो ये जो पूछ रहा है ये प्राचीन काल के बारे में पूछ रहा है। प्राचीन काल में लोग शासक कैसे बनते थे उसके बारे में पूछ रहा है। प्रेजेंट टाइम में तो हमको पता ही है कि हम मतदान के आधार पर, चुनाव में मतदान के ज़रिए हम लोगों को चुनते हैं अपने शासकों को, लेकिन उस टाइम में कैसे चुनाव होता था इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये कह रहा है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर हमने देखा था कि लोग जो है अपने राजा को खुद चुनते थे, लेकिन किस आधार पे चुनते थे ये भी हमने वहाँ पर देखा था। तो वो लोग या तो कोई कुशल योद्धा हो, या बहादुर हो, कोई बहादुर व्यक्ति। तो इन दो आधार पर लोग अपने शासक को चुनते थे, अपने राजा को चुनते थे। इसका मतलब कि वहाँ पर जो शासन प्रणाली थी, वंशानुगत नहीं थी। यहाँ पर लोग खुद चुनते थे, कुशल योद्धा और बहादुरी के आधार पर। कह रहा है कि परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में जो लोग कुशल योद्धा और बहादुरी के आधार पर चुनते थे, वो 3000 साल पहले उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। बस इतना ध्यान रखिएगा, उसमें परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन क्या हुआ, तो कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी खुद लोगों ने बड़ा बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के आधार पर अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठापित कर लिया। तो इसमें से आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि राजा संभवतः पहले वैदिक काल में जन द्वारा चुने जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और अब लोग क्या करने लगे, तो यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करने लग गए। उदाहरण आप दे दीजिएगा अश्वमेध यज्ञ। उदाहरण आपका हो जाएगा ये अश्वमेध यज्ञ। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या था, तो ये एक ऐसा यज्ञ था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी लोग देखते थे, राजा के जो लोग थे वो देखते थे कि घोड़ा जा कहाँ कहाँ रहा है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अगर लोगों ने रोक लिया तो राजा समझता था कि अब तो युद्ध करनी ही पड़ेगी, और लोगों ने अगर उसको जाने दिया तो राजा ये सोचता था कि ये लोग हमसे युद्ध करने में सक्षम ही नहीं है, इसका मतलब कि मैं ही शक्तिशाली ज़्यादा हूँ। तो इस तरीके से वो लोग अपनी प्रतिष्ठा बनाते बनाते खुद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर लिए। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था इसको हम देख लेते हैं। एक तो कह सकते हैं कि शक्ति सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु, एक तो ये हो गया, और दूसरा हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा स्थापित करने हेतु। और अश्वमेध यज्ञ में राजा केंद्र में होता था। इसमें
राजा केंद्र में होता था। बस इतनी चीज़ आपको लिखनी है इसमें, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना। बस ये एक कहानी की तरह आपको पढ़ लेना है जो यहाँ पर इसके बाद दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, यानी जो छोड़ देते थे उनको। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई किसी के घर जाएगा तो उपहार तो लेके जाएगा ही, और ख़ास करके वो तो राजा था। तो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी राजा सेंटर में होता था। राजा सेंटर में होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाघ की खाल या राज सिंहासन। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग सोच के मत इसको गलत कर दीजिएगा कि राजा का सारथी भला यज्ञों का गुणगान क्यों करेगा, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यही तो राजा के साथ जाता था सारथी बन के। रथ खींच चलाने वाला तो यही होता था, और युद्ध में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखता था। लेकिन हाँ, इसको हम पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो राजा था। जिस तरीके से आदेश देगा तो ये सारथी जो था उसी तरीके से उसको फॉलो करेगा। तो ये हम कह नहीं सकते पूर्णतः कि ये सत्य बोला होगा, क्योंकि राजा के खिलाफ तो ये जाएगा नहीं। फिर आगे देखते हैं कि राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि उसकी रानी और उसके जो पुत्र थे वो भी छोटे छोटे अनुष्ठानों में भाग लेते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर था। तो यहाँ पर ये नहीं कि यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ था उसमें राजा भी शामिल, राजा जो अन्य राजा थे यानी जिनको आमंत्रित किया गया था वो भी शामिल होते थे। तो ये ध्यान रखना है कि इनको शामिल नहीं किया जाता था, बस ये दूर से बैठ करके सारी यज्ञ की जितनी भी प्रक्रियाएं होती थी उनको देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो हमने अध्याय 5 में देखा था कि विष और वैश्य कौन होते थे, तो ये होते थे कृषक, फिर आपके हो गए पशुपालक और व्यापारी। इनको उस टाइम पे विष अथवा वैश्य कहा जाता था, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, यानी पुरोहित शूद्र मानते थे इनको। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। कई अनुष्ठानों में तो वो बाहर से ही उनको निकाल देते थे, वो अंदर आने ही नहीं देते थे। तो यहाँ पर बस ये चीज़ है कि पुरोहित शूद्र मानते थे इनको, विष अथवा वैश्य को, और कई अनुष्ठानों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि सभी अनुष्ठानों में, यानी कुछ ही होते थे जिनमें शामिल नहीं होते थे, ये बाकियों में होते रहे होंगे। अब है वर्ण, तो इसके बारे में देखते हैं। यह है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसका मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ शामिल होंगे, तो इसमें होगा आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों आपका जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ होगा, और ये जो आपका होगा वो वैदिक ग्रंथ होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये चारों दे देगा आपको, लेकिन मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि इसको आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ में नहीं आता है। इसके अंतर्गत वही ये तीनों है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं, अन्य भी होंगे। यहाँ कह रहा है कि पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इस टाइम पर आप सभी को पता है
कि यज्ञ का प्रचलन सर्वाधिक था, पुरोहितों का वर्चस्व भी था इस टाइम पे, तो वो लोग, और यही इनका आधार भी था अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करना। तो ये जो उत्तर वैदिक ग्रंथ जो थे, इनमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दे देगा आपको कि केवल उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हैं उनमें केवल अनुष्ठान और संपादन की विधियाँ बताई गई हैं, तो ऐसा नहीं है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, लोगों की स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। इसका मतलब इसमें सभी को ले लिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। तो यहाँ पर एक तो पुरोहित और योद्धा, इनको वैभवशाली बोला है, और कृषक और कुछ व्यापारी जो थे वो धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि वैभवशाली में किनको किनको रखा है। अब जाहिर सी बात है, एक तो योद्धा है, धन लूट के लिए आता था, और दूसरा एक पुरोहित है जो कि अनुष्ठान करवाने के माध्यम से काफ़ी धन एकत्रित कर लेता था। और वहीं पर कृषक और जो व्यापारी थे वो व्यापार करते थे, कृषक खेती करते थे, तो ये लोग भी धनवान होंगे क्योंकि ये भी व्यापार में अपनी भागीदारी देते थे। लेकिन जो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले ये लोग थे, ये निर्धन थे, उतने धनी नहीं थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 4 वर्गों में विभाजित किसने किया, तो वो किया था पुरोहितों ने, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, 2-3 छोटा एक एक 2-2 लाइन में कुछ भी डेफिनेशन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरोहितों, यहाँ पर अगर ये नहीं देगा तो 4 वर्णों में विभाजित लोगों के समूहों को वर्ण कहते हैं। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक था 4 वर्ण में, अगर हम देखें, ये रहा 4 वर्णों में, तो एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। यानी किनके अनुसार, तो पुरोहितों के अनुसार जो वर्ण था उनका अलग अलग कार्य निर्धारित था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों का काम क्या था, तो वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, तो इसलिए वैभवशाली उसमें आते थे, समूह में आते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो दूसरा देखिए, पहला स्थान मतलब कितना, ये जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उस टाइम पे कितने ये पॉपुलर थे कि राजा के पहले इनका स्थान रखा गया है। तो दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो क्षत्रिय होते थे और जो वैश्य यानी व्यापारी होते थे, वो यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो ये ध्यान रखना, हम लोग शूद्र क्या करते थे, तो ये जो अन्य 3 वर्ण थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करते थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ये पूछा भी गया है यूपीएससी में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शूद्रों को अनुष्ठान करने का, यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, बेचारे वेद भी नहीं पढ़ सकते थे। और तो यहाँ पर महिला, यानी इसका मतलब कि महिलाओं की स्थिति भी इस टाइम पर ठीक नहीं थी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें लिख लेनी है नोट्स में। पहले तो आपको ऐसे करना है, ऐसे बनाना है आपको। पहले तो ये करना है आपको कि गंगा यमुना
क्षेत्र में रचे ग्रंथ। फिर आपको यहाँ पर तीनों कर लेना है, चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। और फिर इन तीनों को ऐसे निकाल करके यहाँ पर कर देना है कि ये उत्तर वैदिक ग्रंथ है। ग्रंथ है, ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ पर कर देना कि पुरोहितों द्वारा, पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथ। ये हो गया आपका। फिर इसमें अभी हमने देखा क्या व्याख्या की गई है, तो इसमें अनुष्ठानों, इन तीनों में इसमें अनुष्ठानों के संपादन की विधियां बताई गई हैं। विधियां बताई गई हैं। फिर यहाँ पर जस्ट नीचे लिख देना आपको, इसके अलावा सामाजिक नियमों के बारे में भी उल्लेख। तो ये आपको ऐसे हाईलाइट कर लेना है उसमें, कि ऐसा नहीं है कि केवल इसमें अनुष्ठानों की संपादन की विधियां ही बताई गई हैं, बल्कि सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। और जैसे ये समाज आ गया तो यहाँ पर सीधा आपको नीचे आकर फिर कहना समाज में समूह। ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो इजी आप इसको अच्छे से रिवीजन कर ले जाएंगे काफ़ी कम टाइम में। तो समूह अभी हमने देखा क्या क्या थे। समूह अगर हम देखें तो पुरोहित थे, योद्धा और आपके थे वैश्य और चौथे शूद्र। और ये क्या था, 4 वर्ण थे, 4 वर्ण व्यवस्था। ऐसे कर लेना आपको। और फिर जस्ट इसके नीचे लिख देना है इनके कार्य क्या क्या थे। तो यहाँ पर इनके कार्य, 4 वर्ण, इन चारों वर्णों के अगर कार्य हम देखें, कार्य तो पुरोहित क्या करते थे, ये करते थे यज्ञ और वेदों का अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन। ठीक उसी प्रकार से योद्धा क्या करते थे, लोगों की रक्षा और युद्ध करते थे, युद्ध। फिर वैश्य क्या करते थे, वैश्य का देख लेते हैं। वैश्य क्या करते थे, ये व्यापारी थे, व्यापार करते थे। और शूद्र जो थे, लास्ट अगर हम शूद्र को देखें तो ये तीनों वर्णों यहाँ पर ब्रैकेट में दे दीजिएगा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा करते थे। और भी इसमें फैक्ट बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जो ये शूद्र थे, शूद्र और औरत, इनको अनुष्ठान और वेदों के
अध्ययन के अधिकार नहीं था। तो आप देख सकते हैं इतने में से ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके से आप नोट्स को बना लेते हैं तो क्या आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या पूछेगा इसमें से, बहुत पूछेगा तो बस यही ना पूछेगा कि यहाँ पर कर देगा कि यहाँ अधिकार था, या उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में आपको चारों दे देगा, फिर पुरोहितों के द्वारा वर्णों का विभाजन नहीं किया गया था, ऐसा कुछ कर देगा। तो आपको बस यही चीज़ तो यहाँ पर याद करनी है। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बना करके पढ़ते हैं तो फिर आपको दोबारा एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं हम आगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। फिर कह रहा है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब देखिए यहाँ पर इन लोग का मानना था कि जन्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण होगा, यानी आप अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण ही होंगे, आप क्षत्रिय परिवार में हैं पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय ही होंगे, शूद्र परिवार में अगर पैदा हुए हैं तो शूद्र होंगे, और वैश्य परिवार में पैदा हुए हैं तो वैश्य होंगे। यहाँ पर कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्धारण नहीं होता था, बल्कि जन्म के आधार पर होता था। फिर है कि इसमें दिया एक उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे इसमें अछूत वर्णों में। सॉरी ये जन्म के आधार पर निर्धारण में इनको शामिल किया गया था कि ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, यानी बाद में कुछ लोगों को अछूत माना। तो अछूत किसको किसको माना था, तो ये माना था शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, इनको शामिल किया था इनमें अछूतों में। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, उनको भी अछूतों में पुरोहितों के द्वारा शामिल किया गया था। लोगों से संपर्क अपवित्र माना था, यानी इन लोगों से संपर्क ये लोग अपवित्र मानते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब वहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा कि दूसरे स्थान पर ये आते थे, लेकिन बाद में इनमें द्वंद्व हो गया कि रक्षा तो हम करते हैं, युद्ध तो हम लड़ते हैं, और सर्वोच्चता इनको मिली हुई है। तो ये लोग उसको पुरोहित को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। सही बात है भाई, कर्म के अनुसार इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, वैसे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका 3 साल 4 साल 5 साल नहीं निकलता है, तो लोग यही बोलते हैं कि अरे इतने दिन से पढ़ रहा है अभी तक हुआ नहीं, और लग नहीं रहा कि होगा, गलत लाइन पकड़ लिया, ऐसे आपको बोला जाता है। लेकिन जिस दिन आप रिजल्ट दे देते हैं, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, उस दिन वही लोग तुरंत बदल जाते हैं और क्या बोलते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि इसका निकलेगा, क्योंकि पढ़ता बहुत था, मेहनत बहुत करता था। चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, कर्म के हिसाब से उसको अगर वो डीएम एसडीएम बन जाता है तो दुनिया उसी के सामने झुक करके उसको सलाम करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं था कि कर्म के अनुसार, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ जन्म के अनुसार ही था कि आप जिसमें जन्मे हैं, अगर व्यापारी हैं आप तो व्यापारी ही कहलाएंगे, क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। यानी सीधी सीधी बात ये वही चीज़ है कि चोर का बेटा चोरी होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये कहता ना, ये लोकतियाँ हैं बहुत पहले की। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि पहले ऐसा ही था। अब तो ऐसा ही नहीं, तो डॉक्टर लोग भी आईएएस बन जा रहे हैं, डीएम बन जा रहे हैं। उनका कोई कर्म निर्धारण थोड़ी ना है कि वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहेंगे, वो कर्म के अनुसार किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। फिर है कि इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। अब भाई व्यवसाय है और व्यवसाय में ही जब भेदभाव होने लग जाए तो काहे का व्यवसाय। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। बिल्कुल, अब जब कुछ ही लोगों के हाथों में ये चीज़ केंद्रित रहेगी, कुछ ही लोगों को अधिकार होगा अनुष्ठान करने का, तो वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से नियम बनाएंगे। औरों को क्या पता कि वो कैसे नियम बना रहे हैं, क्या क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो तो वही डिसाइड करेंगे। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी।
यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो यहाँ पर दिया है कि इधर तो था, लेकिन अगर उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखें तो वहाँ के कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी लेकिन बहुत कम थी, और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लेकिन ये जो सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं ये आपका उत्तर भारत के लिए बताया गया है कि उत्तर भारत में ऐसा उस टाइम पे सिचुएशन था, ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जबकि पूर्वोत्तर भारत में ऐसा ये सारी चीज़ देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, कम था। अब यहाँ से भी आप इसको निकाल लीजिएगा एक एक करके। जैसे सबसे पहले तो यही कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण कौन करते थे? तो पुरोहितों द्वारा ये करना है आपको। फिर अछूत में कौन आते थे? जन्म के आधार पर। यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे कि उदाहरण ब्राह्मण परिवार में जन्मा बच्चा ब्राह्मण ही होगा, बस। फिर अछूत, ये यहाँ पर दिया कुछ लोगों को अछूत। तो अछूत किसको मानते थे? अछूत किसको मानते थे? तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए शिल्पकार, शिकारी, निर्धन और खाद्य संग्राहक और शवों को दफनाने और जलाने वालों को। तो यहाँ पर व्यापारी वगैरह नहीं है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। बीच में धीरे से कहीं चिपका देगा आपको व्यापारी या क्षत्रिय, तो ध्यान रखना आपको कि किसको किसको माना जाता था और किसको नहीं। अब है फिर थोड़ा सा इसमें से और बनेगा, यहाँ पर मैं नीचे कर दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। लोगों द्वारा ये कह सकते हैं ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियमों का आलोचना। जैसे अब इसमें से एक एक पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानने लग गए, ठीक है। फिर दूसरा था जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण अनुचित यानी उचित नहीं। फिर था आपका व्यवसाय के आधार पर भेदभाव उचित नहीं। फिर था अनुष्ठान संपन्न कराने का
अधिकार सबका हो। इनका मानना था कि सभी लोगों को ये अधिकार दिया जाए। और था फिर छुआछूत की आलोचना की गई। इसमें देख लेते हैं कुछ और तो नहीं छोटा ना, ये अब तो नहीं है। तो ये छुआछूत की आलोचना की गई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसा नोट कर लीजिएगा, नोट करके यहाँ ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुछ इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी और साथ ही पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। ठीक है। और ये जो हमने देखा था सारी चीज़ें, ये कहाँ था? तो ये था उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर का यहाँ डाल दिया है या आपका ये पूर्वोत्तर का दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वोत्तर दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि आपको घुमा देगा, वहाँ पे पूर्वोत्तर कर देगा और नीचे उत्तर भारत कर देगा। तो ये ध्यान देनी है आपको। तो इतने में से आपका ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतने में से आपके इतने सारे फैक्ट निकले और यही आपका इतना ही बनेगा नोट्स, इससे ज़्यादा आपका नोट्स नहीं बनेगा। अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो 1 से 1.5 पेज में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इनमें से सारा निचोड़ इसका वर्ण व्यवस्था का। अब आते हैं यहाँ पर जनपद के बारे में पढ़ते हैं। यह आपका जनपद। तो महायज्ञों को करवाने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ध्यान रखना आप लोग, जनपद का शाब्दिक अर्थ, ये जनपद किसे कहते हैं? तो जहाँ पर जन द्वारा बसने की प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में, ये मैप जरूरी है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको लोकेशन याद कर लीजिएगा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। तो एक बार लोकेशन, एटा में क्या है? अतरंजी खेड़ा। मेरठ में क्या है? हस्तिनापुर। और दिल्ली में क्या है? तो पुराना किला। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ गन्ना और सरसों आ गया, जबकि हम पीछे जब पढ़े थे स्टार्टिंग में तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो अभी तक तो हम लाल काले मृद भांड देखते आ रहे थे, अब यहाँ पर धूसर और लाल रंग के बर्तन भी देखने को मिले। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये किसकी बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। चित्रित धूसर इसलिए कहा गया है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं, मतलब इन पर जो चित्र बनाया गया है वो आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में उकेरा गया है। अब देखते हैं महाजनपद। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो क्यों बनाई जाती थी? ये सुरक्षा के दृष्टि से, सुरक्षा हेतु।
किलेबंदी की जाती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, दो चीज़ ध्यान रखना आप लोग, एक तो सुरक्षा, दूसरी अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। ये सब छोड़ दीजिए। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले हमने देखा, जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें सेना लोग नहीं रखते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में देते होंगे ये लोग। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अब इसमें से देख लेते हैं क्या निकलेगा इन सारी में से। अगर हम देखें, अगर नोट्स बनाए हम, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनपद। जनपद, तो ये क्या था जनपद? तो जन के बसने की जगह के तो जनपद कहते थे। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम, अब राजा जन का राजा ना होकर जनपदों का राजा कहलाने लगा। फिर देखते हैं, फिर यहाँ पर देखें महाजनपदों की है कि जनपदों की खुदाई जब की गई, जनपदों की खुदाई, इसमें अगर देखें हम उदाहरण, तो एक तो मेरठ का हस्तिनापुर, फिर दूसरा हमने देखा एटा, वहाँ का क्या था? अतरंजी खेड़ा, और दिल्ली का पुराना किला। ये जनपदों के उदाहरण है। जनपद है ये, जनपद, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जब खुदाई हुई तो साक्ष्य क्या मिले? साक्ष्य वहाँ से क्या मिला कि लोग झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी का साक्ष्य, और पशुपालन के साक्ष्य, साथ ही कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं उसमें आपका। बाकी सब तो है ही, जौ, गेहूँ, ये सब चीज़ तो है। बस यहाँ पर आप ध्यान ऐड कर लीजिएगा, गन्ना और सरसों, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। फिर अगर हम यही डाल दें, व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो एक तो था कृषि, पशुपालन और बर्तन बनाना। और यहाँ पर कैसे बर्तन मिले हैं? तो चित्रित धूसर मृद भांड। इस पे चित्रकारी कैसी होती थी? चित्रकारी तो वो था सरल रेखीय और ज्यामितीय आकृति का, और ज्यामिति आकृति का मिला है। वहाँ पर चित्रकारी ऐसी होती थी। फिर है, बस इसमें से आपका इतना निकला है।
फिर महाजनपद में अगर हम देखें, महाजनपद, इसका यहाँ पे कर देती हूँ महाजनपद। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2500 साल पूर्व जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जनपद अधिक इम्पोर्टेंट हो गए, इसलिए महाजनपद कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। फिर हमने देखा कि इनकी जो ये महाजनपद थे, इनकी किलेबंदी होती थी, किलेबंदी होती थी। अब इसको सीधा करके यहाँ पर लीजिएगा क्यों होती थी, तो यहाँ कर दीजिएगा कारण। क्यों होता था, तो राजाओं द्वारा अपनी समृद्धि या कह सकते हैं शक्ति के प्रदर्शन हेतु। फिर एक बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा हेतु। तीसरा कारण हो सकता है उस क्षेत्र पर, यानी जहाँ पर किलेबंदी हुई थी, तो उस क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु। फिर यहाँ पर नोट करके लिख दीजिएगा, ये तो ऊपर भाग रहा है। फिर यहाँ पर नोट करके लिख दीजिएगा, नोट में नोट, राजा स्थायी सेना रखने लगा था, राजा अस्थाई सेना रखना प्रारंभ कर दिया था और इनको नियमित वेतन देता था, नियमित वेतन पर रखता था। और जो वेतन देता था उसका भुगतान, वेतन का भुगतान यहाँ पर दे देगा आपको भूमि के रूप में, ऐसा नहीं था, वहाँ पर वेतन का भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई, इसमें से ये आपका निकल के आ गया पूरा। इतनी चीज़ें आपको बस यही इम्पोर्टेंट है, पढ़ना सारा है, वो आपको समझ डेवलप करने के लिए। बाकी जो नोट्स बनाने हैं वैसे शॉर्ट में ही बनाने हैं। फिर है कर। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर कर की आवश्यकता क्यों, कर की आवश्यकता राजाओं को क्यों होती थी, टिप्पणी कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, टिप्पणी कीजिए। यह कारण देगा इसमें कि राजाओं को वेतन की आवश्यकता होती थी, कथन कर देगा, फिर कारण कर देगा किस कारण से। तो इसलिए होती थी क्योंकि एक तो ये विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, तो इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर है कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये जो पॉइंट में दिया है ये एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रायः उपज का, ये पूछा भी है प्रीवियस ईयर में कि प्रायः उपज का कितना भाग वो लोग देते थे कर के रूप में, जहाँ महाजनपद के लोग, तो वो प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको कुछ भी छांटने की जरूरत नहीं है, पूरा ही लिखना है ये फैक्ट।
कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये इंपॉर्टेंट है। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी पशुपालक क्या करते थे कि या तो जो उनसे उत्पाद होता था, दूध दही वगैरह या और भी चीज़ें होती होंगी, तो वो उनको देते थे, नहीं तो वो जानवर को ही दे देते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी जो आखेटक और संग्राहक थे, जो फल फूल कंद मूल लेके आते थे, तो उन सारी चीज़ों में से भी वो लोग कर के रूप में देते थे। कुछ हिस्सा निकाल करके कर के रूप में वो लोग भी देते थे। यानी किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। तो इसमें अगर दे देगा आपको आखेटक और संग्राहकों द्वारा भी कर दिया जाता, तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो आखेटक संग्राहक पहले से ही थे, ये भला कर कहाँ से देंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। फिर है कि कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। एक तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो भाई जब लोहे का बन रहा है तो वो ज़्यादा भूमि की वो करेगा, जुताई कर सकेगा ये। फिर है कि अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो आप लोग आज भी देखते होंगे कि जब धान छिड़क करके बोया जाता है तो कितने बीज तो सड़ के वहीं ख़राब हो जाते हैं, और उस तरीके से धान होता है, इसके बाल भी बहुत छोटे छोटे आते हैं। लेकिन जब हम उसको एक बार बीज को नर्सरी टाइप में उसको करते हैं, छिड़कते हैं, फिर वो जब बड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको निकाल के फिर उसको धुल के बढ़िया से उसके जड़ को फिर ले जा करके उसको रोपते हैं। तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो बीजें होती हैं, एक तो पहली बात तो वहीं जितना उगना होगा वो तो उग ही जाते हैं, बाकी जिसको ख़राब होना है वो वहीं पर ख़राब हो जाता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसको रोपने से पैदावार भी उन लोगों का अच्छा होने लगा। दूसरा, हल के फाल भी आ गए थे। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। इसका तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कृषि में परिवर्तन के कारण क्या थे, बस आपको यहाँ पर कारण निकाल लेनी है। एक तो हल का फाल लकड़ी की जगह लोहे का हो गया, ये एक कारण था। और अगर हम दूसरा कारण देखें तो धान के पौधे का रोपण इससे हो गया, जिससे ज़्यादा पौधे जीवित, और जब ज़्यादा पौधे जीवित रहेंगे तो क्या हो गया, उपज बढ़ेगी, और जब आपकी उपज बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपका फिर क्या होगा, अधिशेष ज़्यादा होगा। अधिशेष जब ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, व्यापार अच्छा होगा, और जब व्यापार बढ़िया होगा तो फिर लोग जो है कि समृद्धि, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर, इन सारी चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही भाई। तो ऐसे एक चीज़ को आप एक दूसरे से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते जाइए, तो इस तरीके से आप भूलेंगे भी नहीं। और कितना हो पूछे कि हाँ व्यापार बढ़ रहा है तो ये हुआ होगा, ये सारी चीज़ें अगर कोट कर दे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे।
तो ये हो गया आपका। यहाँ पर मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता दी कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साइड में, बस इतना ही लिखना है आपको। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण, अब इसको देखते हैं, मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं इसमें मगध का। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब क्यों बना? और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। तो ये सोन जो नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? तो मगध से होकर बहती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्यों बना था? अब यहाँ पर देखिए, एक तो यातायात के साधन थे वहाँ पर, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी ये यातायात के साधन। वहाँ पर फिर सिंचाई की व्यवस्था भी थी जो कि उपजाऊ भूमि बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी। तो देख सकते हैं आप कितने फैक्ट इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस मगध महाजनपद को और ज़्यादा समृद्ध शक्तिशाली बनाने में। तो यही वजह था कि मगध जनपद जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद के रूप में उभरा था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, अब यहाँ पर दे दिया दो शक्तिशाली, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। बिंबिसार को तो आपको पता ही होगा कि अजातशत्रु ने हत्या कर दी अपने पिता की, और फिर अजातशत्रु की हत्या इसके बेटे ने कर दी। जैसी करनी वैसी भरने वाली कथा यहाँ पर सूट करती है। और अजातशत्रु के ही समय आपको पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका राजगीर में। राजगीर में अजातशत्रु के टाइम पर ही हुआ था। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे यानी मगध के। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। यानी प्रारंभिक जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? वो थी राजगिरी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, राजगिरी। और ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर पूछा भी है कि सिकंदर किस उपमहाद्वीप के किनारे पहुंचा था। तो ये व्यास नदी के किनारे पहुंचा था। भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे पहुंचा था? तो वो व्यास नदी के किनारे पहुंचा था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। और सही है, उस टाइम पे था भी। अब इसमें से आपको क्या क्या लिखने हैं, क्या क्या नोट्स बनाने हैं? पहले तो यहाँ पर हम आते हैं मगध पे। मगध, इसमें आपको क्या क्या यहाँ से इसमें से क्या क्या आपको नोट डाउन करने हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभरा। तो क्यों उभरा? कारण यहीं पर हम लिख देते हैं। कारण क्या था? तो ये पहला, तो ये गंगा सोन नदी मगध से होकर बहती थी।
अब इससे क्या होता था, तो लाभ क्या हुआ इससे, जब बहती थी तो लाभ, एक तो यातायात, यातायात करने में, दूसरा आपका सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध, ठीक है। थर्ड में अगर हम आए तो विस्तृत, घने जंगलों की उपलब्धता, और इन जंगलों से क्या क्या मिलता था, जिससे लकड़ी, लकड़ी और हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में भर्ती करते थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लौह अयस्क खादानों की उपलब्धता, इससे क्या फायदा हुआ, लोहे का फाल, हथियार बनाने सुविधा, और यहाँ पर जो ऊपर लिखा है लकड़ी उपयोग, ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा। पहिया बनाने में, घर बनाने में, रथ बनाने में, उपयोग होता था। तो इतने सारे कारण थे मगध महाजनपद का महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभरने के। फिर आगे शक्तिशाली शासक देख लेते हैं। शक्तिशाली शासक यहाँ डाल देंगे मगध महाजनपद के शक्तिशाली शासक, तो इसमें था पहला बिंबिसार और अजातशत्रु, और महापद्मनंद। इसने क्या किया, इसने अपना नियंत्रण उत्तर पश्चिम भाग तक विस्तारित किया। फिर सिकंदर भारतीय उपमहा अब देख लेते हैं वज्जी के बारे में। तो मगध के पास ही वज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। तो सबसे पहले गणतंत्रात्मक ये जो व्यवस्था देखी गई थी वो कहाँ थी आपकी, तो वज्जी में देखी गई थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ऐसा नहीं है कि कई लोग मिल करके शासन कर रहे हैं तो उनमें से केवल एक को ही राजा कहते थे लोग, नहीं, सबको राजा बोलते थे। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे।
सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, ये आपको याद रखनी है। तो देखते हैं वज्जी में से फैक्ट निकालते हैं। यहाँ पर ये भी है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। गण और संघ। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ अर्थात संगठन या सभा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा, इसमें देखना क्या है। तो इसमें देख लेते हैं वज्जी में क्या क्या फैक्ट निकल के आएगा हमारा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नहीं यहाँ से रहेगा वज्जी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी राजधानी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? अभी हमने देखा वैशाली। एक तो यही इम्पोर्टेंट है। और गणतंत्रात्मक और संघ व्यवस्था सबसे पहले वज्जी में ही आया, ये आपको लिखना है। फिर शासन व्यवस्था को, ये तो हो गया, शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। गण संघ में कई शासक होते और सभी को राजा कहते। ये करना आपको। फिर सभाओं का आयोजन होता और सभी सभाओं में लोग बैठकर बात विवाद, शत्रुओं के आक्रमण से कैसे बचें, शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षा से कैसे, आक्रमण से सुरक्षा कैसे करें, इस पर चर्चा होती थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें महिलाएं, दास, कमकार हिस्सा नहीं लेते थे। और लास्ट में यहाँ पर लिखना है बुद्ध, महावीर गण संघ दोनों से संबंधित थे। यहाँ पर ये ऐसे कर देगा आपको कि केवल गण से संबंधित थे, केवल संघ से संबंधित थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों लोग गण और संघ से संबंधित थे। अब यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स फैक्टों को देख लेते हैं। बाकी तो इसमें हो ही गया, आपका जितना निकालने लायक था वो निकल गया पॉइंट्स। अब बाकी आपको नहीं निकालनी। और एक तरीके से आपका एनसीईआरटी का नोट्स मैं खुद ही यहाँ पर बना दिया, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, कहानी की तरह एक बार इसको पढ़ लेंगे आप तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब इसको आप पढ़ेंगे और इसको फिर आप लिखेंगे कॉपी पे तो एकदम से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि नोट्स बनाने कैसे हैं। अब यहाँ पर फैक्टों को देख लेते हैं। तो वज्जी संघ का वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। तो ये देखिए आप, यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है वज्जी संघ का। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्या, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें
बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब बौद्ध ग्रंथ है तो बौद्ध के ही व्याख्यान दिए जाएंगे। इन्हें करीब 23 साल पहले लिखा गया था, ये डेट हो सकता है दे दे। अब देखते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था, तो वो भेजे थे वस्कार को, अजातशत्रु। ये तो कहानी है। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। ये सब तो कहानी नहीं पूछेगा, बस ये एक फैक्ट इसमें से निकल रहा है। बाकी यहाँ देखते हैं, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, यानी वज्जी संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण था कि वज्जी संघ को कई शक्तिशाली शासक जीतना चाहते थे, बट फिर भी उसका जो राज्य था वो 1500 साल तक चला। तो यहाँ पर आप ये कारण दिखा सकते हैं कि यही सारे कारण थे, इसके वजह से वज्जी संघ ज़्यादा दिन तक चला। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। बस आपको यहाँ पर ये फैक्ट याद रखने हैं कि गुप्त शासकों के द्वारा गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त किया गया था। बस यही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अन्यत्र में देखते हैं, इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, ये आप लोग शब्द थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका मतलब एक बार खुद के लेवल पे भी समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बाकायदा इसको समझा दिया गया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये तिथियाँ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से हमारा 6th चैप्टर भी ख़त्म हो गया। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में 7वें को। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।